नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुधवार शाम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का आवाहन है। भारत मंडपम भारत की भव्यता और इच्छा शक्ति का दर्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन हर देशवासी के लिए ऐतिहासिक है। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं पूरे राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान में जारी अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान अपने तीसरे टर्म का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी पहली अवधि में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था। हमारी दूसरी अवधि में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आया। मैं ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूं कि हमारी तीसरी अवधि में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के तीसरे स्थान पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरे कार्यकाल का दावा किए जाने और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के वादे पर कांग्रेस की ओर से कटाक्ष किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि देश के तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की भविष्यवाणी काफी पहले से की जा रही है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि अंकगणितीय अनिवार्यता पर व्यक्तिगत गारंटी देना मोदी जी की खासियत है। इस दशक में भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की भविष्यवाणी पिछले काफी समय से की जा रही है और इसकी गारंटी है चाहे कोई भी अगली सरकार बनाए। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन की खूबी बताते हुए कांग्रेस नेता ने ट्वीट में आगे लिखा कि मुख्य अंतर विकास के प्रकार का है जिसकी इंडिया पार्टियां गारंटी देती हैं। ऐसा विकास जो सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा समावेशी है, विकास जो जॉब पैदा करता है, खत्म नहीं, विकास जो हर जगह आय बढ़ाता है और विकास जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है। केंद्र द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में लगी आम आदमी पार्टी ने कल बुधवार को जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की और दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आप नेताओं ने कर्नाटक में अपने प्रदेश अध्यक्ष एचएन चंद्रशेखर की अगुवाई में गैर बीजेपी राजनीतिक पार्टियों से समर्थन जुटाने के प्रयास में राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की। आप नेताओं ने देवेगौड़ा से आग्रह किया कि वह लोकतंत्र, संविधान और देश की संघीय व्यवस्था को बचाने के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ जारी अध्यादेश का विरोध करें। गौरतलब है कि केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र के इस कदम को दिल्ली सरकार को सेवाओं का नियंत्रण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने वाला कदम बताया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण दिया गया था, जिसके एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र की ओर से यह अध्यादेश जारी किया गया। वहीं अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जल्दी दिल्ली अध्यादेश की जगह विधेयक लाने की तैयारी में है। बीते 3 मई से जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर से कल बुधवार को फिर हिंसा की खबर सामने आई है। खबर है कि मणिपुर के मोरहे जिले में बुधवार 26 जुलाई को उपद्रवियों के एक समूह ने कई घरों में आग लगा दी। बता दें कि ये जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि खाली पड़े ये घर म्यांमार सीमा के करीब मोरे बाजार क्षेत्र में थे। उन्होंने बताया कि आगजनी कांगपोकपी जिले में भीड़ से सुरक्षा बलों की 2 बसों को आग के हवाले करने की घटना के कुछ घंटों बाद हुई। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह घटना सोपार मीना में उस समय हुई जब बसें मंगलवार शाम 25 जुलाई को दीमापुर से आ रही थीं। हिंसा प्रभावित मणिपुर में कुकी जनजाति के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक रैली में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा के भाग लेने के एक दिन बाद मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने उन्हें आगाह किया है। बीरेन सिंह ने कहा कि जोरमथांगा को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दरअसल मिजोरम सरकार मणिपुर से विस्थापित हो चुके करीब 13,000 लोगों को पनाह दे रही है। ये सभी कुकीज और जनजाति के हैं। 3 मई को मणिपुर में झड़पें शुरू होने के बाद से ये सभी पलायन कर गए थे। अब कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि तनाव तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मणिपुर सरकार राज्य में रहने वाले कुकी समुदाय के खिलाफ नहीं है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार मणिपुर में होने वाली सभी घटनाओं पर नजर रख रही है। उन्होंने मणिपुर की अखंडता को नष्ट करने वालों को चेतावनी दी है। दरअसल कुकी का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन मणिपुर के मुख्यमंत्री पर जनजाति के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। कुकी समुदाय पहाड़ियों में बहुसंख्यक है, जबकि मैतेई समुदाय की घाटी में अच्छी खासी आबादी है।
सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा कि लड़ाई सरकार और उन तत्वों के बीच है जो राज्य में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में बाधा डालना चाहते हैं। उन्होंने मिजोरम की राजधानी आइजोल में मुख्यमंत्री जोरमथांगा के साथ रैली में भाग लेने वालों और सरकार विरोधी नारेबाजी करने वालों को बर्बर करार दिया। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं मिजोरम के मुख्यमंत्री से दूसरे राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने को कहता हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली में डीएमके के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार 26 जुलाई को बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी अगर अगले साल का लोकसभा चुनाव जीतती है तो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संविधान को कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी ये है कि केंद्र में किसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए। स्टालिन ने आगे दावा किया कि उनकी पार्टी डीएमके और गठबंधन साथी राज्य की सभी 39 लोकसभा सीट जीतेंगे। उन्होंने पार्टी के नेताओं को सलाह दी कि लोगों से बात करें, प्रचार के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करिए। आपको बता दें कि डीएमके 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और माणिक भट्टाचार्य इस मामले में पहले से ही कोलकाता की प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल में बंद हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई की टीम ने उनसे पूछताछ की। बता दें कि भट्टाचार्य को अक्टूबर 2022 में ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। भट्टाचार्य पर आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामले में साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे आरोप भी शामिल हैं। एफआईआर की एक कॉपी कल बुधवार 26 जुलाई को कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के सामने पेश की गई। मुंबई एटीएस ने एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। एटीएस को शहर के डोंगरी इलाके में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बुधवार 26 जुलाई को अधिकारियों ने कथित डोंगरी के उस घर पर छापेमारी की, जहां से कुल 4 सिम बॉक्स के अलावा 148 एयरटेल कंपनी के सिम कार्ड बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान 5,71,000 रुपए नकद जब्त किए गए। मामले में एटीएस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जिसकी उम्र 32 साल है और रियाज मोहम्मद उर्फ पीके के रूप में इसकी पहचान हुई है। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रियाज मोहम्मद केरल का रहने वाला है। दरअसल रियाज मोहम्मद उर्फ पीके अपने एक बांग्लादेशी सहयोगी के जरिए चाइना में बने सिम बॉक्स का उपयोग कर एक अवैध कॉल सेंटर चला रहा था, जिसके लिए उसने एक घर किराए पर लिया था। इस कॉल सेंटर के जरिए विदेशों में कॉल करने की सुविधा उपलब्ध थी। भारतीय मोबाइल को अवैध तरीके से राउट कर भारतीय टेलीग्राफ कानून का उल्लंघन कर यह फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।